MSN2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रश्न आपके सामने में दिख रहा है। प्रश्न क्या है देख सकते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। एंजाइना को हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। अब मैं बता दूं, एंजाइना का मतलब होता है हमारा हृदय में होने वाला प्रॉब्लम है एंजाइना। उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता दूं, यह आपका MSN2 का है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है। कौन से? कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के बारे में हमें पढ़ना है, मतलब हृदय वाहिका तंत्र विकार के बारे में, ठीक है। हृदय वाहिका विकार के बारे में, मतलब इस चैप्टर में हम लोग को हृदय से संबंधित जो समस्या होता है, हार्ट से संबंधित, उस सब को पढ़ना है। यहीं पे हम पढ़ेंगे हार्ट अटैक, यहीं पे पढ़ेंगे जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर, यहीं पे पढ़ेंगे हम लोग एंजाइना को। तो फर्स्ट क्वेश्चन एंजाइना है, बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। वीडियो नंबर कौन सा है? 19वां है MSN2 का। यूनिट नंबर कौन सा है? 6ठा शुरू कर रहे हैं आज, और आज हम लोग पढ़ेंगे। और यह कौन सा है? MSN2 का है, ठीक है, MSN2 का है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है, पहले इसको हम लोग को समझना है। उसके बाद हमको बताना है इसके प्रकार को, इसके होने के कारण को, इसके लक्षण को, इसके निदान को और इसके जटिलता को। ये हमको क्या करना है? बताना है। एंजाइना पेक्टोरिस के मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पे बताना है। अब देखिए यहाँ पे तो कह दिया गया है कि इसके लिए मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग प्रबंध बताए। अगर मान गए नहीं कहेगा तो हम क्या समझेंगे? सीधा अगर प्रबंध पूछेगा तो हम समझेंगे कि इसमें चिकित्सीय प्रबंध भी होगा, सर्जिकल प्रबंध भी होगा और नर्सिंग प्रबंध भी होगा। तीनों प्रबंध होगा अगर सीधा प्रबंध पूछेगा तो, ठीक है। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। आगे देखिए, इंग्लिश में देख लीजिए, यही आपका एंजाइना पेक्टोरिस है। सबसे बड़ा प्रश्न है, ये प्रश्न बड़ा है। और एक और प्रश्न है जो CCF के नाम से होता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर। यह दोनों प्रश्न अपने आप में पूरे सेकेंड ईयर में बात किया जाए तो सबसे बड़ा प्रश्न 4-5 प्रश्न है। वो एक है आपका ECT, ठीक है, ECT है। उसके बाद एक आपका CCF है, एक आपका एंजाइना है जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंजाइना। उसके बाद हमारा स्किज़ोफ्रेनिया है, बड़ा प्रश्न। तो ये सब कुल प्रश्न है जो कि बड़ा है, समझ गए। तो एग्ज़ाम में 15 नंबर 10 नंबर में पूछते भी हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानिए, अच्छे से समझिए एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। माय डियर, एंजाइना पेक्टोरिस यह एक रोग है, समझ गए, यह रोग है। चूँकि हमें इसमें देखना ही है, इस चैप्टर में हम देखेंगे ही कि किसके बारे में, हृदय से संबंधित विभिन्न प्रकार के बीमारियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यह एक रोग है। किस चीज़ का रोग है? हृदय का रोग है। अब ये होता यह है कि जो हमारा हार्ट होता है ना, तो हम लोग जानते हैं कि हार्ट में 3 लेयर होता है। अंदर वाला को इंडोकार्डियम कहते हैं, बीच वाला को मायोकार्डियम कहते हैं और ऊपर वाला को पेरिकार्डियम कहते हैं। 3 लेयर होता है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण जो लेयर होता है हृदय का, वह बीचला होता है, मायोकार्डियम। और हम लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है बंद मुट्ठी के आकार का एक खोखला मांसपेशी का बना हुआ जो है एक अंग है, जो बिल्कुल ब्लड को पंप करने के काम करता है, ठीक है। तो समझिए एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है यह हृदय का रोग है। अब हृदय में जो मायोकार्डियम है, जो बीच वाला परत है, इस बीच वाला परत में होता है कि रक्त आपूर्ति कम हो जाता है। जैसे हमारे हृदय को भी ब्लड चाहिए, सभी ऑर्गेन को जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए ब्लड चाहिए, वैसे ही हार्ट को भी ब्लड चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो जो हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कमी हो जाता है, ठीक है। खासकर मायोकार्डियम वाले लेयर है उसमें रक्त आपूर्ति कम हो जाता है, मतलब रक्त जो है कम पहुंच पाता है, जिसके कारण सीने में कम अवधि के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए और तेज़ी के साथ में दर्द होते हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें समझ गए कि हार्ट को ब्लड कम मिलता है, जिसे हम लोग एंजाइना कहते हैं। एंजाइना को दूसरा नाम इस्कीमिया भी होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एंजाइना का दूसरा नाम इस्कीमिया भी होता है, ठीक है। हृदय के रक्त प्रवाह में कमी को इस्कीमिया कहा जाता है, ठीक है ना।
इसी को हम लोग डिटेल में देखते हैं। एंजाइना सीने में दर्द का एक रूप है। एंजाइना क्या है? सीने में एक दर्द का रूप है। दर्द कब होता है सीने में? तो हृदय को जब रक्त आपूर्ति कमी होता है तो यह दर्द हृदय में होता है। रक्त के प्रवाह में कमी से पता चलता है कि हृदय प्रणाली को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आपके शरीर के किसी भी ऑर्गेन में ब्लड सप्लाई अगर सही से नहीं हो पाएगा तो उसका मतलब है कि जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा मतलब उसका ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा उस ऑर्गेन को, और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगेगा। तो इसी प्रकार से हार्ट में ब्लड जब नहीं मिल पाता है, खासकर हार्ट के जो मायोकार्डियम जो मध्य वाला लेयर है वहाँ पे ब्लड आपूर्ति कम हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन भी कम जाएगा। अब जब ऑक्सीजन कम जाता है तो हार्ट में परेशानियाँ होने लगती है, दर्द होने लगता है, ठीक है। और सामान्य कारण शारीरिक परिश्रम और भावनात्मक तनाव होते हैं। इसका कारण ये होता है कि कुछ ऐसे इमोशनल टेंशन लेते हैं उसके कारण भी होता है। बहुत ज़्यादा अगर आप लेबर कर लेते हैं तो इसके कारण भी जो है यह प्रॉब्लम आ जाता है। तो देखते होइएगा कभी काल व्यक्ति को चेस्ट में दर्द होने लगता है अस्थायी रूप से, मतलब कम समय के लिए, तो कहीं ना कहीं वह एंजाइना के लक्षण हो सकते हैं। एंजाइना में होता यह है कि जो हृदय को ब्लड मिलने वाला है ना उसमें कमी हो जाता है, उससे हृदय को रक्त प्रवाह में कमी हो जाता है। अब जैसे ही हृदय को रक्त प्रवाह कमी हो जाता है मतलब हृदय को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा। अब उससे होता है कि दर्द जो है चेस्ट में अस्थायी रूप से होने लगते हैं और समय के साथ ही ऑटोमेटिक जो है ठीक भी हो जाते हैं। अगर नहीं ठीक होते हैं तो फिर दवाई वगैरह चलता है, ठीक है। तो यही हमारा एंजाइना होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब एंजाइना के 3 प्रकार है, देख लीजिए, अलग अलग प्रकार है। पहला प्रकार है स्टेबल एंजाइना, लगातार होने वाला या अस्थाई एंजाइना, ठीक है। यह पहला प्रकार है। अस्थाई मतलब स्टेबल एंजाइना कहिए या लगातार होने वाला दर्द कहिए। लगातार के मतलब ही क्या होता है कि अस्थाई, ठीक है ना। तो इसमें सीने में दर्द धीरे धीरे होता है एवं आराम करने पर शांत हो जाता है। इसे क्लासिकल एंजाइना पेक्टोरिस या इफोर्ट एंजाइना भी कहते हैं, ठीक है। देखिए पहला है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना होता है कि मान गए कोई काम कर लिया आदमी बहुत ज़्यादा, जिससे चेस्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, या कोई ऐसा जो है एक्सरसाइज वगैरह हो जाता है, या कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति तनाव ले लेते हैं तो चेस्ट में थोड़ा सा दर्द होने लगता है। तो ये दर्द एंजाइना के लक्षण हो सकते हैं। तो इससे होता है कि जब व्यक्ति आराम ले लेता है, आराम कर लेता है, तो यह दर्द आराम के साथ शांत हो जाता है। और जब इस प्रकार के दर्द हो कि आराम करने के बाद शांत हो जाता है, और यह स्टेबल एंजाइना के प्रकार होते हैं। लगातार होने वाला दर्द होता है, लगातार दर्द होता रहता है, लेकिन जब आराम करता है तो दर्द शांत हो जाता है। इसे क्लासिकल एंजाइना भी कहते हैं और इफोर्ट एंजाइना भी कहते हैं। तो पहला स्टेबल यानी लगातार वाला हो गया, ठीक है। दूसरा है अस्थाई एंजाइना। अस्थाई एंजाइना के मतलब होता है कि अस्थाई रूप से दर्द। अब ये पता नहीं रहेगा कि हाँ दर्द कब तक होगा कब नहीं होगा। इसमें सीने में तेज़ी से दर्द होता है एवं यह आराम करने पर भी शांत नहीं होता है। इसे प्री इन्फार्क्शन या क्रीसेंडो एंजाइना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अगली बार होने वाला दर्द पिछले से अधिक तीव्र एवं अधिक समय के लिए होता है। अनस्टेबल एंजाइना के मतलब है अस्थाई। अब अस्थाई का मतलब है कि ये आपको भी पता नहीं रहेगा कि ये दर्द कितना जो है देर तक होगा और आगे बढ़ेगा कि घटेगा, ये चीज़ का आपको भी जो है पता नहीं रहेगा। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इसमें दर्द जो है बढ़ते जाता है चेस्ट में, और आप कितना भी आराम कर लीजिएगा ये दर्द शांत नहीं होगा अगर अनस्टेबल एंजाइना है, अस्थाई एंजाइना है। तो इसे हम लोग प्री इन्फार्क्शन एंजाइना या क्रीसेंडो एंजाइना भी कहते हैं। इसमें होता है कि जो मान के अभी दर्द हो रहा है तो आगे चल के जो दर्द होगा अभी वाले से और तेज़ होगा और अधिक समय के लिए होगा। तो यही हमारा अस्थाई अनस्टेबल एंजाइना होता है, ठीक है। तीसरा देखिएगा बहुत शानदार है, माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना। माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना का मतलब होता है कि यह एक समान चेस्ट पेन की तरह होता है, परंतु इसका कारण पता नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि यह हाथ, छाती एवं हृदय की माइक्रोवैसेल्स में संकुचन के कारण होता है। यह आसानी से ठीक हो जाता है। माय डियर, तीसरा है माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना। माइक्रोवैस्कुलर का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो रक्त के वाहिका है उसमें संकुचन
संकुचन होने के साथ ही जो है यह चेस्ट पेन होता है। जैसे हमारा हो गया हाथ हो गया, छाती हो गई, हृदय हो गया, इस समय जो छोटे छोटे माइक्रोवेस्कुलर है मतलब छोटे जो वाहिका है, इसमें संकुचन होने के साथ यह दर्द जो है होने लगता है। इसका जो है कारण स्पष्ट पता नहीं रहता है। इसका ऐसा माना जाता है कि हृदय हो, हाथ हो, छाती हो, इस सब का माइक्रोवेसल्स में स्पाज्म मतलब सिकुड़न होने के कारण यह जो है होने लगता है यह दर्द। ठीक है, यह आसानी से ठीक भी हो जाता है। तो तीसरा है, मैंने क्या आपको बताया, एक था स्टेबल एंजाइना, दूसरा था अनस्टेबल एंजाइना, तीसरा है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। तीनों एंजाइना याद रखिएगा। स्टेबल वाला आराम के साथ ठीक हो जाएगा, अनस्टेबल वाला आराम के साथ ठीक नहीं होगा और धीरे धीरे इसका जो है दर्द और बढ़ते जाएगा और अधिक समय के लिए होगा। ठीक है, तीसरा है माइक्रोवेस्कुलर। अब इसका कोई रीजन जो है पुख्ता रीजन पता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि हाथ और छाती और हृदय के माइक्रोवेसल्स में स्पाज्म संकुचन के कारण यह दर्द होता है छाती में, और यह लेकिन आसानी से ठीक हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह 3 प्रकार एंजाइना के है। मैंने एंजाइना के बारे में बता दिया, एंजाइना के प्रकार बता दिए। अब चलिए आगे देखते हैं। इसका ऊपर का टोटल का इंग्लिश यहाँ पे दे रखे हैं, आप अपना इंग्लिश आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। कारण, अब कोई भी बीमारी है उसका कारण होता है। अब हम लोग प्रकार जान गए तो अब कारण जानेंगे, कॉजेज जानेंगे। तो कॉजेज में कौन कौन से होता है माय डियर, कारण में क्या क्या हो सकता है कि चेस्ट में जो है असीमित समय के लिए या थोड़ा समय के लिए दर्द जो होगा यानी एंजाइना वाला कौन कौन से कारण होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो कोरोनरी आर्टरी होता है ना, हमारा कोरोनरी धमनी, इसमें जो है प्रॉब्लम होने के कारण यह एंजाइना होता है। तो जो धमनी होता है उसमें वसा जम जाना, जिसे हम लोग एथीरो देख लीजिए, एथीरोस्क्लेरोसिस याद रखिएगा, एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, उसके बाद है धमनियों का कठोर होना, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस याद रखिएगा। दोनों पूछता है कि धमनियों में वसा जमना एथीरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का कठोर होना आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, 2 कारण ये हो गया कि धमनी में वसा जमना, धमनी का कठोर होना। नेक्स्ट कारण है उच्च रक्तचाप। अगर बहुत ज़्यादा रक्तचाप होता है, बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी चेस्ट में पेन होते हैं। तो यह भी कारण हो सकते हैं। अब जो भी कारण होगा वह सब कोरोनरी आर्टरी वाला कारण होगा। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में रक्त का थक्का जमना, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होना। ठीक है ना, कोरोनरी आर्टरी में रक्त का थक्का जमना, कोरोनरी आर्टरी का सिकुड़न होना, स्टेनोसिस मतलब होता है सिकुड़न, संकुचन होना। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी में संकुचन हो जाएगा तो ब्लड प्रवाह आगे जो है हृदय की तरफ सही से नहीं होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट कारण है कोरोनरी आर्टरी में फूल जाना, उसमें फूल जाना, एनोरिज्म हो जाना किसी कारण से। ठीक है ना, उसके बाद है रक्त की कमी, एनीमिया भी हो सकता है। रक्त की कमी होगा तो हृदय को सही से ब्लड नहीं मिल पाएगा। बहुत ज़्यादा तनाव लेना भी कारण बन सकता है। अधिक व्यायाम करना भी इसका कारण हो सकता है। तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा जो है भारी है नहीं, बस आपको याद रखना है धमनी में वसा जमना इसका कारण हो सकता है, धमनी का कठोर होना इसका कारण हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना भी इसका कारण हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी जो है उसमें रक्त का थक्का बनना इसका कारण हो सकता है, और कोरोनरी आर्टरी में सिकुड़न भी इसका कारण हो सकता है। साथ में कोरोनरी आर्टरी में अगर फूलन हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी फूल जाता है तो ये कारण हो सकता है। एनीमिया भी कारण हो सकता है, तनाव लेना भी कारण हो सकता है, अधिक व्यायाम करने से भी जो है आर्टरी में, धमनी में प्रॉब्लम होगा कोरोनरी आर्टरी में, और ब्लड जो है इसीलिए देखते होइएगा कि जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है उसका हार्ट अटैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो ब्लड का जो गति होता है बढ़ जाता है, जिसके कारण अचानक से जो है हृदय की तरफ जो है ब्लड नहीं जा पाता है, जिससे जो है व्यक्ति को क्या हो जाता है कि हार्ट अटैक आ जाता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस में भी वही होता है। अगर चेस्ट में दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद, तो समझिएगा कि एंजाइना के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है,
अब मानिए किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट में ब्लड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, हार्ट में पेन हो रहा है, तो उसमें क्या क्या लक्षण आ सकते हैं, चलिए इसके लक्षण को बताते हैं। तो आप लोग को पता है सीने में तीव्र दर्द होगा, सीवियर पेन होगा, ठीक है, दम घुटने जैसा होगा। जाहिर सी बातें हैं कि जब पेशेंट को सीने में ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन कमेगा, और ऑक्सीजन कमेगा तो दम घुटेगा ही घुटेगा, तो चॉकिंग होने लगेगा पेशेंट में। अनियमित श्वसन, इरेगुलर श्वसन, इरेगुलर श्वसन का मतलब है कि जैसे हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हृदय ब्लड जो है बहुत ज़्यादा क्या होगा कि हृदय जो है काम करना धीरे धीरे कम करेगा, और जिससे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, अनियमित रूप से इरेगुलर ब्रीदिंग करने लगेंगे, ठीक है। बार बार मूत्र त्याग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्ट्यूरेशन, जब आपका मूत्र होगा वह बार बार आप त्याग करने लगेंगे, ठीक है। चक्कर आने जैसा फीलिंग होगा, जिडनेस जिसको हम लोग बोलते हैं। सांस लेने में परेशानी होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, ठीक है, सांस न ले पाना। जी घबराना, उल्टी होना, नाड़ी दर बढ़ जाना, उच्च रक्तचाप होना, अत्यधिक पसीना आना, डायफोरेसिस, बेचैनी, रेस्टलेनेस होना, और जो है शरीर का पीला होना, पैलोरेनेस होना, तो पैलोरनेस होना, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। लक्षण में जाहिर सी बात है, अगर किसी को चेस्ट में हृदय में अगर ब्लड सही से नहीं मिल पाएगा तो जाहिर सी बात है चेस्ट में दर्द होगा, दर्द होगा तो दम घुटेगा, दम घुटेगा तो आप लोग को पता होना चाहिए कि दम घुटेगा तो व्यक्ति में अनियमित श्वसन जो है शुरू हो जाएगा, बार बार मूत्र त्याग करने लगेगा व्यक्ति, चक्कर आने लगेगा, सांस नहीं ले पाएगा, जी घबराने लगेगा, ऐसे तमाम प्रॉब्लम व्यक्ति में आ जाएगा। नाड़ी दर बढ़ जाएगा, उच्च रक्तचाप हो जाएगा, अधिक पसीना आने लगेगा, बेचैनी आने लगेगा, शरीर पीला पड़ने लगेगा। अब जाहिर सी बात है, समझिए कि ब्लड कमी होने से आपके कोरोनरी आर्टरी में ब्लड नहीं पहुंच रहा है, या फिर कोरोनरी आर्टरी में कोई चीज़ जमाव होने के कारण या उसमें संकुचन होने के कारण जो है ब्लड हृदय तक नहीं जा रहा है। तो जब हृदय तक ब्लड नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, श्वास नहीं ले पाएंगे, बेचैनी होने लगेगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा, आपका नाड़ी दर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आप बेचैनी हो जाएंगे, जो है रेस्टलेस फील करने लगेंगे, शरीर पीला पड़ने लगेगा। तो बहुत कारण हो सकते हैं चेस्ट में प्रॉब्लम होने से, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहाँ पे लक्षण अब हम लोग देख लिए। अब लक्षण देखने के बाद हम लोग चलते हैं निदान के तरफ। किसी भी बीमारी का कारण लक्षण इम्पोर्टेंट होता है, और कारण लक्षण पर ही आधारित आप उसके उपचार करते हैं, उसका डायग्नोस्टिक करते हैं, ठीक है। तो जब हम कारण लक्षण समझ गए तो अब हम उसका डायग्नोस्टिक करेंगे, मतलब उसका जाँच वगैरह लिखेंगे। सबसे पहला जाँच होता है किसी भी बीमारी का हिस्ट्री लेना, इतिहास लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, भौतिक शारीरिक परीक्षण, लक्षण क्या क्या है उसका जांच किया जाएगा। जैसे हम लोग देखे हैं कि बेचैनी होगा, ठीक है, पीला होने लगेगा शरीर, सांस फूलने लगेगा, नाड़ी तेज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन होगा। तो ये सब लक्षणों की जांच किया जाएगा, पता किया जाएगा कि हाँ क्या ये एंजाइना का ही लक्षण है या क्या किस चीज़ का है। रक्त जाँच, ब्लड जाँच किया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इको किया जाता है पेशेंट का, ठीक है। उसके बाद कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है, कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है पेशेंट का किया जाता है। जो पेशेंट साइनोटिक जो है CAD का पेशेंट होता है उसको कोरोनरी एंजियोग्राफी भी किया जाता है। जो हमारा एंजियोग्राफी होता है वह कोरोनरी आर्टरी में जो है यह टेस्ट किया जाता है। तो ये सब कुछ टेस्ट है, बाकी CT स्कैन भी करा सकते हैं, एक्सरे भी करा सकते हैं, ठीक है ना। जिसे हार्ट का मूवमेंट का पता चले वो सारे चेक आप करवा सकते हैं, ओके ना। अब हम लोग देखते हैं जटिलता। मान गए अगर कोई पेशेंट है एंजाइना को नज़रअंदाज कर रहा है या एंजाइना के बारे में उसको पता नहीं चल पा रहा है, निगलेक्ट कर दे रहा है थोड़ा मोड़ा दर्द को, तो आगे उसका कॉम्प्लिकेशन, जटिलता, परेशानियां क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, अचानक से उसके जो है फेफड़ा में सूजन हो जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा होगा। उसके बाद कार्डियोजेनिक शॉक, हृदय घात हो जाएगा पेशेंट को। कार्डियोजेनिक शॉक मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको शॉक लग सकता है, आघात आ जाएगा तो उसे कार्डियोजेनिक शॉक बोलेंगे, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फारक्शन का मतलब होता है, MI का मतलब होता है हार्ट अटैक आना, ठीक है। तो इससे पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ सकता है। पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन मतलब जो हृदय का जो बाहरी परत है उसमें
द्रव का जो है जमाव होना भी कारण बन सकता है। कार्डियक अरेस्ट, हृदय घात भी हो सकता है। और लास्ट में पेशेंट कोमा में जाकर मृत्यु भी हो सकता है। तो ये सारे जटिलता है और ये सारे जटिलता जो है आपके एंजाइना से ऊपर का बीमारी है, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा, कार्डियोजेनिक शॉक, मायोकार्डियल इन्फारक्शन, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन, कार्डियक अरेस्ट और कोमा एवं मृत्यु, इन सब का जटिलता है एंजाइना का, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमको आता है प्रबंध। तो आप लोग को पता होना चाहिए किसी भी बीमारी के प्रबंध 3 तरीके से हो सकता है, संभव है, ठीक है। पहला चिकित्सीय प्रबंध, उसमें दवाई वगैरह जो जो ज़रूरी है लिखते हैं। दूसरा सर्जिकल प्रबंध होता है और तीसरा जो है नर्सिंग प्रबंध होता है। तो किसी भी बीमारी के लिए 2 प्रबंध तो एकदम होगा ही होगा, मेडिकल प्रबंध और नर्सिंग प्रबंध। रही बात सर्जिकल प्रबंध, तो हम सर्जिकल प्रबंध देखते हैं कि इस बीमारी में सर्जरी संभव है या नहीं है। अगर संभव है तो सर्जिकल प्रबंध भी लिखते हैं, अगर नहीं संभव है तो सिर्फ मेडिकल और नर्सिंग प्रबंध लिखकर ही छोड़ देते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो अब हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में भी मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है चिकित्सीय उपचार, चिकित्सीय प्रबंध। इसमें निम्न औषधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से औषधि का देख लीजिए। पहला है नाइट्रेट्स। माय डियर, नाइट्रेट्स जो होता है ना, आप लोग को पता होना चाहिए नाइट्रेट्स का उपयोग जो है हम लोग करते हैं एंजाइना वाले मरीज में। जो पेशेंट एंजाइना का होता है, एंजाइना पेक्टोरिस का, उसमें नाइट्रेट्स जो है देते हैं। जैसे आप लोग सुने होइएगा नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ये सब जो है काम करता है एंजाइना पे, ठीक है। तो नाइट्रेट्स का प्रयोग हार्ट अटैक के समय किया जाता है। अगर पेशेंट में दर्द से भी ऊपर कंडीशन हार्ट अटैक के हो रहा है एंजाइना से, तो एंजाइना से अगर पेशेंट में हार्ट अटैक का सिचुएशन बन रहा है, तब जाके हम नाइट्रेट्स ड्रग्स का उपयोग करते हैं, नाइट्रेट्स मेडिसिन का, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग मतलब छोटे समय के लिए काम करना हो, अगर पेशेंट को देना हो कम समय के लिए प्रभाव के लिए, तो नाइट्रोग्लिसरीन 0.6 mg की टैबलेट जीभ के नीचे सबलिंगुअल रखने के लिए सलाह दी जाती है। मानिए अगर कोई पेशेंट को हार्ट अटैक आया और वह हार्ट अटैक मतलब थोड़े समय के लिए रहता है, तो उसको जो है नाइट्रोग्लिसरीन 0.6 mg 22 सबलिंगुअल जीभ के नीचे रखने के लिए दी जाती है। तो ये हो गया शॉर्ट एक्टिंग के लिए। अगर लॉन्ग एक्टिंग के लिए अगर देना हो कि दवाई का प्रभाव लंबे समय तक रहे, तो उसके लिए रोगी को आइसोसोर्बाइड डीनाइट्रेट यानी आइसोर्डिल जो है 5 से 10 mg टैबलेट जीभ के नीचे सबलिंगुअल रखने के लिए ही दिया जाता है। यानी इतना समझिए कि जो नाइट्रेट्स है वो सबलिंगुअल दिया जाएगा हार्ट अटैक के समय एंजाइना के मरीजों में। पहला जो होगा वह कुछ समय के लिए अगर प्रभाव में रखना हो, दवाई देना हो, तो शॉर्ट एक्टिंग के लिए जो है हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन 0.6 mg का देंगे, ठीक है, सबलिंगुअल। अगर हमें लंबे समय तक के प्रभाव के लिए देना है तो फिर आइसोसोर्बाइड डीनाइट्रेट देते हैं, जिसे हम लोग आइसोसोर्डिल कहते हैं। यह 5 से 10 mg का टैबलेट जीभ के नीचे रखते हैं और यह लंबे समय तक जो है प्रभाव दिखाता है, ठीक है। तो यह हो गया चिकित्सीय प्रबंध का पहला, हार्ट अटैक के लिए जो है नाइट्रेट्स का देना। दूसरा होता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स दवाइयाँ जो होते हैं वह हृदय के वाहिकाओं तंत्र जो होता है तंत्रिका, इसमें बी एड्रीनर्जिक रेसिपेटर को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इसमें रक्त आपूर्ति रहती है एवं एस्कीमिया नहीं होता है। उदाहरण एटिनॉल, टिमोलॉल और नेडोनॉल। यह सब क्या करता है कि एड्रीनर्जिक रेसिपेटर का काम करता है। यह जो है बीटा ब्लॉकर्स जो होता है, यह हृदय के क्या करता है कि जो हृदय के बीपी जो बढ़ा हुआ रहता है ना, बीटा ब्लॉकर्स का काम यही होता है कि यह क्या करता है कि जो बीपी बढ़ा हुआ रहता है उसको कम करता है, ठीक है। जैसे अगर मान गए किसी को बीपी बढ़ने के कारण अगर प्रॉब्लम हो रहा है, परेशानी हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, मतलब एस्कीमिया हो रहा है, चेस्ट को जो है पेन ब्लड नहीं मिल पा रहा है ब्लड प्रेशर के कारण, तो उसको एस्कीमिया नहीं होता है जब उसमें बीटा ब्लॉकर्स दवाइयाँ देते हैं। ये बीटा ब्लॉकर्स जो है क्या करता है, एड्रीनर्जिक रेसिपेटर को ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करने वाला जो दवाइयाँ हैं, एटिनॉल नाम सुने होइएगा, टिमोलॉल, ठीक है, नेडोनॉल, ये सब जो है क्या करता है कि हार्ट के एड्रीनर्जिक रेसिपेटर को ब्लॉक कर देता है। तो ये बीटा ब्लॉकर्स बीपी को कम करता है, रक्तचाप को, ठीक है, बढ़े हुए रक्तचाप को कम करता है।
नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्रेकर। ये ड्रग कैल्शियम आयनों को सक्रिय कर देती है एवं ब्लड वेसल्स एवं हार्ट मसल्स में अत्यधिक संकुचन के लिए कैल्शियम उपलब्ध नहीं होता है। इस प्रकार रक्त आपूर्ति समान रहती है एवं एस्कीमिया पेन नहीं होता है। उदाहरण निकरडिपाइन, वेरापाइन और निफेडिपिन, ये सब जो है कैल्शियम चैनल ब्रोकर दवाई होता है। और कैल्शियम चैनल ब्रोकर का काम होता है कि यह जो भी कैल्शियम आयन है, जो कैल्शियम के आयन होते हैं उसे जो है एक्टिव कर देता है। और एक्टिव करने से होता है कि जो रक्त के वाहिका होता है या जो हार्ट का मांसपेशी है जैसे इंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इस सब मसल्स में जो है अत्यधिक संकुचन के लिए कैल्शियम जो है उपलब्ध नहीं होता है कैल्शियम चैनल ब्रोकर देने से। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्रोकर क्या करता है कि कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है और वहाँ पे आयन, कैल्शियम आयन को सक्रिय कर देता है, जिसे ब्लड वेसल्स हो या हार्ट का मसल्स हो, इस मसल्स में संकुचन के लिए कैल्शियम उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार हार्ट को रक्त आपूर्ति समान होता है और एस्कीमिया नहीं होता है, मतलब ब्लड रुकता नहीं है हृदय के लिए। उदाहरण के लिए निकरडिपाइन, ठीक है, क्या चीज़, निकारडिपाइन और वेराम्पिल, ठीक है, वेरापैमिल, ठीक है, ये वेरापैमिल और निफेडिपिन, यह सब कैल्शियम चैनल ब्रोकर है जो क्या करता है, संकुचन करता है और कैल्शियम आयन को एक्टिव करता है, लेकिन इसमें कैल्शियम उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तीसरा दवाई है एसी इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर्स का मतलब होता है माय डियर, यहाँ पे देखिएगा तीसरा हो गया, ये चौथा दवाई है। ठीक है ना, ये चौथा टाइप का दवाई है, इसको ध्यान में रखिएगा। चौथा दवाई टाइप का मतलब होता है एसी इनहिबिटर्स। एसी का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसी इनहिबिटर्स। एसी का मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, याद रखिएगा, एसी इनहिबिटर। अब एसी इनहिबिटर्स क्या करता है कि रक्तचाप को समान रखने में मदद करता है। एसी इनहिबिटर्स जो है रक्तचाप को नॉर्मल करके रखता है, जैसे कैप्टोरिल, एनालप्रिल, रामीप्रिल, लिसिनोप्रिल। एसी इनहिबिटर्स गर्भावस्था के दौरान उपयोग नहीं करने चाहिए, इससे कॉन्जेंटल एबनॉर्मलिटी होने की संभावना अधिक होती है, मतलब जो भ्रूण है उसमें असमानता जो है प्रॉब्लम होने की संभावना अधिक होती है। यही कारण है कि गर्भावस्था में एसी इनहिबिटर्स नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एसी इनहिबिटर्स ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करके रखता है। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया आपका मेडिकल में आप लोग फिर से देख लीजिए, 4 टाइप्स है। पहला होता है नाइट्रेट्स देते हैं हार्ट अटैक के लिए, दूसरा बेटा ब्लॉकर्स है, तीसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और चौथा जो है एसीई इनहिबिटर्स है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। और यहाँ पे अब याद रखिएगा, सबके एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा कि एसी इनहिबिटर्स कौन है, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्रोकर कौन है, कम से कम 1-1, 2-2 एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा सब में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं सर्जिकल प्रबंध। सर्जिकल प्रबंध में आप लोगों को पता है कि सर्जरी किया जाएगा। ठीक है, तो हार्ट का सर्जरी यहाँ पे संभव है इस एंजाइना में। कैसे? एक होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्टिंग, CABG। आप लोगों को पता होगा कि हार्ट का बाईपास सर्जरी किया जाता है, तो कोरोनरी आर्टरी का बाईपास किया जाता है ग्रेफ्टिंग के द्वारा। इसमें हृदय को कोरोनरी आर्टरी से जो पर्याप्त रक्तपूर्ति नहीं होने के कारण अन्य धमनियों जैसे इंटरनल मेमोरी आर्टरी की शाखा को कोरोनरी आर्टरी एवं अरोटा के मध्य में जोड़ दिया जाता है। इससे हृदय को रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है एवं एंजाइना पेक्टोरिस समाप्त हो जाता है। देखिए, होता यह है कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्टिंग है। ग्रेफ्टिंग का मतलब होता है कि जैसे किसी के ऊपर कोई चीज़ चढ़ा देना। तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास अगर किसी व्यक्ति में किया जाता है CABG, तो उसमें जो कोरोनरी आर्टरी से जो हार्ट को ब्लड नहीं मिल पा रहा होता है ना, तो उससे अन्य धमनियों जैसे इंटरनल मेमोरी आर्टरी के शाखा को कोरोनरी आर्टरी एवं अरोटा के मध्य में जोड़ दिया जाता है। इससे हृदय को रक्त आपूर्ति बढ़ जाता है। ठीक है,
ठीक है। देखिए CBG टेस्ट, CABG सर्जरी है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्टिंग एक सर्जरी है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि हृदय को कोरोनरी आर्टरी से ब्लड नहीं मिलता है, तब जाके जो है उसे एंजाइना होता है। तो कोरोनरी आर्टरी से जो ब्लड का पूर्ति जो है अन्य धमनी को नहीं हो रहा है, जैसे इंटरनल मेमोरी आर्टरी के शाखा को कोरोनरी आर्टरी एवं अरोटा के मध्य जोड़, देखिए इस आर्टरी को इस आर्टरी तथा अरोटा के मध्य में जोड़ दिया जाता है, जिससे होता है कि रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है एवं एंजाइना पेक्टोरिस समाप्त हो जाता है। तो पहला हो गया CABG। दूसरा है आपका PTCA। PTCA का मतलब होता है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसमें एंजियोग्राफ की सहायता से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज का पता लगाकर एंजियोग्राफिक बैलून कैथेटर पहुंचाकर इस ब्लॉकेज की साइड पर इसे फुलाया जाता है, इससे ब्लॉकेज दूर हो जाता है एवं एंजाइना पेक्टोरिस दूर हो जाता है। PTCA का मतलब होता है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसमें होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी से जो हृदय को ब्लड नहीं मिल पा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकता है, अवरुद्ध हो सकता है, जिसके कारण हृदय को ब्लड न मिल रहा हो। तो इस कारण होता यह है कि जो परक्यूटेनियस जो ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी है, इसमें जो कोरोनरी आर्टरी होता है, उस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज का पता इस PTCA के जरिए किया जाता है। पता करने के लिए एक एंजियोग्राफी किया जाता है, उसमें बैलून कैथेटर को पहुंचाया जाता है इस कोरोनरी आर्टरी में, और फिर जो है ब्लॉकेज के साइड पर इसे फुलाया जाता है बैलून को। अब जब बैलून को फुलाया जाता है तो ये आर्टरी जो है फूलेगा, तो क्या होगा कि ब्लड जो है उसमें है निकलने लगेगा आगे की तरफ, जिससे ब्लॉकेज दूर हो जाता है और एंजाइना पेक्टोरिस भी दूर हो जाती है। तो नॉर्मली यही हमारा PTCA होता है। और ऊपरा था हमारा CBGA, ठीक है, कोरोनरी CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्टिंग, ठीक है, याद रखिएगा PTCA, ठीक है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसमें एंजियोग्राफी की सहायता एंजियोग्राफ किया जाता है और कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज पता लगाया जाता है, और पता लगाने के बाद जो है क्या किया जाता है कि उस कोरोनरी आर्टरी में एक एंजियोग्राफिक बैलून डाला जाता है, कैथेटर पहुंचाया जाता है, और ब्लॉकेज के साइड जहां ब्लॉक हुआ है, जिसके कारण ब्लड हृदय में नहीं जा रहा है, वहां पे इस बैलून को फुलाया जाता है, और फुलाने के बाद जो है क्या होता है, इससे ब्लॉकेज दूर हो जाता है और एंजाइना पेक्टोरिस भी दूर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो लोग कैथेटर लगाते हैं उनको पता होगा कि यूरिन के अंदर कैथेटर तो लगा दिया जाता है, ठीक है। अब कैथेटर अंदर लगा दिया जाता है तो लॉक करने के लिए उसमें एक बैलून होता है, जो बैलून फूलता कैसे है, तो मूत्राशय के अंदर जब हम उसमें सलाइन से पुश करते हैं, फ्लाश करते हैं 10-10 ml के 2 सियाना में, तो वह जो है फूल कर बैलून अंदर फूल कर उसे क्या करता है कि उसे जो है वहाँ पे आपके ब्लॉक कर देता है। तो उसी प्रकार से एंजियोग्राफ किया जाता है और कोरोनरी आर्टरी में एंजियोग्राफिक बैलून कैथेटर पहुंचाया जाता है और वहां पे ब्लॉकेज का पता करता है, और ब्लॉकेज के पता करने वाले जगह पर फुलाया जाता है, इन्फ्लेट किया जाता है, जिससे ब्लॉकेज जो है दूर हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके हो गए सर्जिकल। तो सर्जिकल में CABG, ठीक है, PTCA, ये 2 सर्जिकल मेथड है जिसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, रही बात नर्सिंग प्रबंध का, तो नर्सिंग प्रबंध आपको खुद से लिखना पड़ेगा। जितने भी आप लक्षण देखे हैं ना, सभी लक्षण को आप जो है ध्यान में रखते हुए उस चीज़ के लिए नर्सिंग प्रबंध आराम से जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नर्सिंग प्रबंध हृदय वाले समस्या वाले मरीजों के लिए मैं एक नर्सिंग प्रबंध अच्छे से बता दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। आज वीडियो बड़ा हो गया इसलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, और PDF से आप लोग पढ़ लीजिएगा नर्सिंग प्रबंध। चूँकि यह एक हृदय का प्रॉब्लम है, हृदय में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, जिससे अनेकों लक्षण हो रहे हैं, तो उन सभी लक्षणों के लिए और सर्जरी वाले पेशेंट के लिए कैसे आप देखभाल प्रबंध करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उसी को तो यहाँ पे लिखा गया है, सर्जरी से लेकर चिकित्सीय प्रबंध, हर एक चीज़ में आपको नर्सिंग प्रबंध लिखना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है आप, ठीक है।
बाकी पॉइंट बाय पॉइंट जो होगा, पॉइंट में जैसे 5-6 पॉइंट चुन लिए पेशेंट, हृदय वाले पेशेंट के लिए, और उसके अंदर चीज़ों को हम लिखे तो वो हम एक बता देंगे जिसमें हर एक हृदय वाले प्रॉब्लम है उसी प्रकार से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम विदा लेते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा माय डियर। मैं आप आज को एंजाइना पेक्टोरिस बेहतर तरीके से बता दिया।